आज हम बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति। इस पर शॉर्ट नोट्स आता है। इसमें पहले हम देंगे परिचय, फिर सामाजिक एवं धार्मिक जीवन कैसा था हड़प्पा संस्कृति में, आर्थिक एवं तकनीकी जीवन कैसा था, और फिर लास्ट में करेंगे राजनीतिक जीवन कैसा था। परिचय। हड़प्पा संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि 1921 में पहली बार इसके हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई, इसलिए इसका हड़प्पा नाम पड़ा। इसका फैलाव उत्तर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैला है। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। धौलीबीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा, रोपड़ आदि। और हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता, कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं और ये कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक एवं धार्मिक जीवन, यानी कि हड़प्पा संस्कृति पर सामाजिक एवं धार्मिक जीवन कैसा था। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी और मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज मातृ सत्तात्मक था, यानी कि जो वहाँ पर परंपरागत तौर पर परिवार थी और मातृ देवी की पूजा, यानी कि पूजा होती थी, वहाँ पर देवी देवताओं की पूजा करते थे। मोहरों पर चित्र थे, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग माता को अधिक मानते थे, क्योंकि आज का समाज तो पुरुषत्व। फिर हम बात करेंगे नगर योजना एवं संरचना, यानी कि हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना कैसी थी। नगर योजना प्रणाली, जल निकास प्रणाली तथा सफाई इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी कि इनकी हड़प्पा संस्कृति में सफाई को ज़्यादा महत्व दिया गया था। जल की निकासी कैसे सुरक्षित तरीके से हो, ये नहीं कि फंसी नालियाँ हैं, बिल्कुल चौड़ी चौड़ी नालियाँ थी और सफाई का मुख्य ध्यान रखा गया था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, यानी कि हड़प्पा के पास जो अपने अपने दुर्ग थे जिनमें शासक वर्ग रहता था तथा दुर्ग के बाहर निम्न स्तर के शहर थे जहां ईंटों के मकान में सामान्य लोग रहते थे। इनकी जो राजा महाराजा थे वो तो किले में रहते थे और बाकी लोग शहर में नीचे ईंटों के मकानों में रहते थे। नगर अनेक खंडों में विविक्त थे तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, यानी कि जो नगर थे अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे, बटे हुए थे और समकोण पर काटती थी, यानी कि सीधा समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। आमतौर पर प्रत्येक घर में आंगन एवं रसोई घर तथा एक स्नान गृह होता था, यानी कि नहाने के लिए स्नान गृह होता था, बहुत बड़ा स्नान गृह होता था। अधिकांश घरों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं, यानी कि कुछ ऐसा लगता है कि कुछ घरों में कुआं भी थे। पूजा एवं देवी देवता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में पूजा कैसे करते थे और देवी देवता कौन थे इसके बारे में। पक्की ईंटों की स्त्री मूर्तिकाएं तथा मोहरों में इनके चित्र दिखाई पड़ते थे, इनकी मिट्टी की बनी स्त्रियों की मूर्ति थी, उन पर चित्र उभरे हुए थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक दृष्टिकोण का आधार यह लौकिक तथा अधिक व्यवहारिक था। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री मृत मूर्ति के गर्भ से एक पौध
पौधे का निकलना प्रदर्शित करता है कि हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरकता की देवी समझते थे, यानी कि स्त्री को अधिक वहाँ पर दर्जा दिया गया था। एक गर्व की चित्र बनाया गया था। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधे का निकलना प्रदर्शित करता है कि हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरकता की देवी समझते थे, यानी कि धरती को वो उर्वरकता की देवी यानी कि माता मानते थे। प्राप्त साक्ष्यों के द्वारा पाया गया है कि हड़प्पा कालीन लोग पशुपति देवता, लिंग, योनि, पशुओं तथा वृक्षों की पूजा करते थे। साथ ही वे तंत्र मंत्र, ताबीजों आदि चीज़ों में विश्वास रखते थे, यानी कि पशुओं को ज़्यादा मानते थे, पशुओं को मानते थे, देवी देवता उन्हीं को मानते थे, वृक्षों की पूजा करते थे, पीपल, नीम, और तंत्र मंत्र हैं कि ताबीजों में अधिक विश्वास रखते थे। अब हम बात करेंगे आर्थिक एवं तकनीकी जीवन कैसा था। आर्थिक एवं तकनीकी जीवन में पहला करेंगे, फर्स्ट है कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन पूर्व काल में सिंधु प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति संपदा अधिक थी, यानी कि बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ें थी। फलस्वरूप वर्षा अधिक होती थी, जिससे कृषि हेतु पर्याप्त जलवायु दशाएं मौजूद थीं, यानी कि कोई भी प्रदूषण नहीं था। पहले प्रदूषण नहीं होने के कारण जो भूमि थी वो अधिक उर्वरकतावान थी। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज उगाते थे, जिनके लोथल के लोग 1800 ईस्वी में चावल की खेती करते थे, यानी कि जो 1800 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पर लोथल एक गांव का नाम दिया है, इसमें लोथल के लोग 1800 ईस्वी में चावल की खेती करते थे। हड़प्पाई लोग बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ते तथा बिल्ली पालते थे। बोझा ढोने के लिए वे शायद गधे और ऊंट का इस्तेमाल करते थे, बल्कि सामान को इधर उधर ले जाने के लिए किसी न किसी चीज़ का यूज़ करते होंगे, गधे या ऊंट का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पाई लोग हाथी तथा गैंडे से भी परिचित थे, यानी कि हड़प्पाई लोग हाथी और गैंडे को भी जानते थे, उस वक्त भी हाथी और गैंडा। अब हम करेंगे बात व्यापार, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कैसा था। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग पत्थर, धातु और हड्डियों आदि का व्यापार करते थे, यानी कि पत्थरों का करते थे, धातु, हड्डियों, पशुओं की हड्डियों का व्यापार करते थे। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग करते थे। माना जाता है कि सारे आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते थे, यानी कि विनिमय द्वारा करते थे। हड़प्पाई लोगों का व्यापारिक संबंध राजस्थान के कुछ क्षेत्रों, अफगानिस्तान तथा ईरान से था, यानी कि वो जो व्यापार करते थे राजस्थान से करते थे और अफगानिस्तान से और ईरान। अफगानिस्तान, राजस्थान और ईरान। हड़प्पाई लोगों के पास अनाज रखने के लिए अन्नागृह थे। अन्नागृह होता है कि बड़े बड़े भंडार, कोठरे, जिसमें अनाज भर के ज़्यादा समय के लिए रख सकें। वे अनाज तथा तैयार माल के आवागमन हेतु संवत, नाव और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। अब हम बात करेंगे लिपि, शिल्प तथा तकनीकी ज्ञान,
यानी कि हड़प्पा संस्कृति में लिपि, शिल्प तथा तकनीकी ज्ञान कैसा था। हड़प्पाई लोगों की अपनी स्वयं की लिपि थी जो अब तक नहीं पढ़ी जा सकती थी, यानी कि उनकी स्वयं की लिपि थी। उसे हम रहस्यमयी लिपि भी कहते हैं क्योंकि वो किसी के द्वारा अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। पत्थर, मोहरों तथा अन्य वस्तुओं पर इस लेखन के लगभग 400 नमूने मिले हैं। इनकी पत्थरों पर लिखावट करते थे वो लोग। इनकी लिपि चित्रात्मक थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इनकी ये चित्र बना के लिखते थे चीज़ों को, और ये दाईं से बाईं, एक दाईं से बाईं याद रखना, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। लिपि के आविष्कार के चलते हड़प्पाई लोग निजी संपत्ति का लेखा जोखा आसानी से रखने में सक्षम हो गए। यानी कि लिपि का आविष्कार हो गया, फिर लोग अपना हिसाब रखने लगे, चीज़ों का हिसाब रखने लगे। वे व्यापार व आदान प्रदान में माप तौल हेतु बाट माप के निशान वाले डंडों का उपयोग करते थे। यानी कि डंडों पर निशान लगा लेते थे, डंडों का उपयोग करते थे। वे कुम्हार के चाक का उपयोग करना जानते थे तथा बर्तनों में विभिन्न रंगों की चित्रकारी करने में निपुण थे। यानी कि उस टाइम वो चित्रकारी उनके बर्तनों में मिली है, बहुत बारीकी चित्रकारी की गई है। स्वर्ण कांच, चांदी, सोना, रत्नों के आभूषण तथा मणियों के निर्माण में निपुण थे। यानी कि वहाँ चांदी सोना बहुत था, रत्नों। हड़प्पाई लोगों के मृद भांडों की खास विशेषताएं उनका चिकनापन तथा चमकीला था। यानी कि हड़प्पाई लोगों के पास जो बर्तन थे बहुत वो चमकीले थे और बहुत चिकने थे। अब हम बात करेंगे राजनीतिक जीवन कैसा था। हड़प्पाई के राजनीतिक जीवन का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, किंतु सिंधु सभ्यता की एकता को देखने पर यह किसी केंद्र सत्ता द्वारा चलायमान प्रतीत होती, यानी किसी सत्ता के द्वारा चलती थी वहाँ की राजनीति। धार्मिक विश्वासों और आचारों में एक रूपता न होने के कारण यह किसी पुरोहित वर्ग द्वारा स्थापित सत्ता भी नहीं मानी जा सकती। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये पुरोहित वर्ग द्वारा चलाया जाता होगा शासन। हड़प्पाई लोग वाणिज्य की ओर अधिक उन्मुख दिखाई देते थे। सम्मत हड़प्पा का शासन वाणिज्य वर्ग के हाथों में रहा होगा, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि हड़प्पाई लोग वाणिज्य की ओर अधिक उन्मुख दिखाई देते। सम्मत हड़प्पा का शासन वाणिज्य वर्ग के हाथों में रहा होगा। हड़प्पा काल में अस्त्र शस्त्र का अभाव देखा गया। इनके अस्त्र शस्त्र नहीं थे जो जैसे अभी हैं बंदूक, पिस्तौल, ये नहीं थे। पहले त्रिशूल ये भी नहीं थे। हड़प्पा काल में अस्त्र शस्त्र का अभाव देखा गया। इनके पहले हथियार नहीं थे। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।